हेलो दोस्तों, हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। पिछले लेक्चर में क्या मेजर बात पड़ी थी सर? हाँ सर, हमने पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, वो तो हिस्सा था किसका सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत शानदार बात पढ़ ली थी। बताओ कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं? पहला पहला स्ट्रक्चर फंक्शनल और डिविजनल। ठीक है, तो भैया घर जाके पढ़ लो फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन कब अप्लाई किया जाता है। मोस्टली फंक्शनल स्ट्रक्चर जब अप्लाई किया था जब सिंगल लाइन प्रोडक्ट होता है, जब हमारे प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही लाइन का प्रोडक्ट होता है, सिंगल लाइन प्रोडक्ट होता है। और हम फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन को ही हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, यानी ईच फंक्शन इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंट। जैसे फाइनेंस का फंक्शन, तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट बोलेंगे टेक्निकल भाषा में। दूसरा काम मार्केटिंग का फंक्शन, तीसरा काम प्रोडक्शन का फंक्शन। तो मैं जब फंक्शन बोलता हूं आम आदमी के लिए, लेकिन मैं टेक्निकल भाषा में क्या बोलूंगा? मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। तो ईच फंक्शन इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई थी? बोलो हाँ सर। मोस्टली कंपनी में 4-5 फंक्शंस होते हैं, 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, है ना, इस तरह के डिपार्टमेंट किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होती है सर? इनके अंदर मैनेजर के अंदर एम्प्लॉय होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें वीडियो दिखाई थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाली। बोलो समझ गए सर? आज की शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे ध्यान से ये खतरनाक बात, मजेदार वीडियो। रिलायंस कंपनी की शुरुआत धीरूभाई अंबानी, जिनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था, और उनके भाई चंपकलाल दमानी ने 1960 में मिलकर की थी, जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। लेकिन 1965 तक ये पार्टनरशिप खत्म हो चुकी थी और धीरूभाई अंबानी रिलायंस का टेक्सटाइल का बिजनेस अकेले ही चला रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में रिलायंस कंपनी ने अपनी शुरुआत टेक्सटाइल बिजनेस से ही की थी। आपको ये भी बता दूं कि धीरूभाई अंबानी के पास कोई माता पिता की ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। उनके पिता स्कूल में टीचर थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी शुरू से ही बिजनेस माइंड के थे और उनकी तमन्ना शुरू से ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की थी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में पेट्रोल पंप तक पे नौकरी की थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिलायंस कंपनी ने टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआत की और 1977 में कंपनी में आम जनता की भागीदारी स्टार्ट हो चुकी थी और 1980 तक ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 1985 में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि अब यह कंपनी सिर्फ रिलायंस टेक्सटाइल तक ही सीमित नहीं थी, अब रिलायंस कंपनी दूसरी अदर्स इंडस्ट्री में भी आ रही थी। रिलायंस कंपनी की असली तरक्की शुरू हुई 1990 के बाद, जब रिलायंस गैस और ऑयल इंडस्ट्री में आई। फिर उसके बाद से रिलायंस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और देखते ही देखते रिलायंस हिंदुस्तान की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1995 के एंडिंग तक रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आ चुका था, जिसकी शुरुआत हुई रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सन 2000 में ये रिलायंस कंपनी ही थी जिसने हिंदुस्तान में हर आम आदमी का मोबाइल रखने का सपना पूरा किया, क्योंकि रिलायंस ने उस समय इतने कम दाम में मोबाइल बेचा और इनकमिंग को फ्री कर दिया, जो उस समय दूसरी कंपनियों के लिए नामुमकिन सा था। 2002 में धीरूभाई अंबानी जी की मौत के कुछ साल बाद रिलायंस इंडस्ट्री के बिजनेस को उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने आपस में बांट लिया। आज रिलायंस कंपनी की वैल्यू $56 बिलियन से भी ज़्यादा है और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है और दुनिया में अमीरों की लिस्ट में वो 36वें नंबर पर हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम रिलायंस इंडस्ट्री ही तय करती है। 2016 में रिलायंस ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड की शुरुआत की और जियो की लॉन्चिंग काफ़ी धमाकेदार रही। लॉन्चिंग के सिर्फ 3 महीनों में जियो ने 1,50,00,000 से भी ज़्यादा यूज़र्स बना लिए। जियो ने अपने यूज़र्स को 6 महीने तक फ्री आउटगोइंग और फ्री अनलिमिटेड 4G इंटरनेट की सर्विस दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस कंपनी सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं चलाती, ये बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री भी चलाती है। ये कुछ और नाम है दूसरी इंडस्ट्रीज के जिसे रिलायंस चलाती है। हाँ जी दोस्तों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे रे पुष्पा, इधर ध्यान देंगे।
ये बताओ, पहले रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड थी, यानी रिलायंस क्या बेचता था? कपड़ा। गुरु फिल्म देखिए, गुरु फिल्म रिलायंस धीरू भाई अंबानी के ऊपर बेस्ड है, अभिषेक बच्चन ने जो रोल किया है ना, राइट। फिर 1985 में रिलायंस का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर और प्रोडक्ट भी आ गए। याद है ना बात? 1995 में आरकॉम आया, रिलायंस टेलीकॉम, ठीक है ना। फिर 2002 में उसके बाद उन्होंने क्या किया? और इंडस्ट्री, रिलायंस पावर, ठीक है ना। जो नाम लिखे आपकी स्क्रीन पर, ये सारे क्या किए उन्होंने? ऐसे ऐसे नई रिलायंस फ्रेश, ये सब चीजें खोली, ठीक है। और फिर 2016 में धमाका किया, क्या आया? जियो दंदनादन, गाना गाते हुए जियो दंदनादन, क्या आ गया सर? रिलायंस जियो भी आया, राइट। अब अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें आज के मुद्दे की, अगर बात करें तो तुमने इतने सारे क्या देखे? तुमने इतने सारे रिलायंस के प्रोडक्ट देख लिए सर, है ना। इतने सारे क्या देखे मुन्ना? रिलायंस के प्रोडक्ट। अब खुद सोच के बताओ, अगर रिलायंस के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एक आध का नाम बताना। सबसे पहला क्या था सर? रिलायंस टेक्सटाइल। और कौन सा सर? रिलायंस गैस भी हो गया, ऑयल एंड गैस, है ना। रिलायंस टेलीकॉम, ठीक है, 1995 में आया, है ना। फिर क्या हुआ सर? रिलायंस मार्ट। रिलायंस मार्ट ने तो बिग बाजार को भी टेक ओवर कर लिया था। फिर अभी हुआ नहीं, हो गया शायद। हाँ, वो केस वेस चल रहा है कुछ, है ना, अमेजोन के साथ में कुछ, है ना, ठीक है, राइट। तो मतलब उनको भी टेक ओवर की बातचीत चल रही है। उसके बाद सर रिलायंस की ज्वेलरी भी आती है, रिलायंस ज्वेलरी। और भैया रिलायंस पावर, बिजली, हाँ। और भैया रिलायंस जियो तो हो ही गया, धमाकेदार काम। अब खुद सोच के बताओ, इतनी सारी चीजें रिलायंस ने, इतना इतना बिजनेस फैला रखा है, तो ये सोच के बताओ, क्या हर बिजनेस के लिए सिंगल तुम्हारी तरह सिंगल, है ना, सिंगल फाइनेंस डिपार्टमेंट, या चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं लिखते तो ऐसे लिखते हैं, सिंगल मार्केटिंग डिपार्टमेंट सफिशिएंट है? इस सिंगल मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज सफिशिएंट इन सब के लिए? बताओ, क्या जो एड रिलायंस जियो वाले दिखाएंगे, क्या वो एड वही सेम एड ज्वेलरी में चल जाएगा? समझ में ना बात? उनका दिखाने का, प्रेजेंटेशन का तरीका होगा भी, आपकी कॉलिंग में आपको फायदा मिलेगा। जो एड है ना रिलायंस मार्ट वाले, रिलायंस फ्रेश वाले दिखाएंगे, क्या रिलायंस फ्रेश का एड टेक्सटाइल में चल जाएगा? भाई रिलायंस फ्रेश में आप किसकी चीजें दिखा रहे हो? खाने पीने की चीज दिखा रहे हो, यानी क्या पेरिशेबल चीजें दिखा रहे हो, ईटेबल्स दिखा रहे हो। तो टेक्सटाइल में आप क्या दिखाओगे? कपड़ा दिखाओगे, तो दोनों मैच कैसे कर सकते हो? तो आपको पता लगना चाहिए कि सर एक सिंगल मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना बहुत ही ज्यादा क्या है, बेवकूफी वाला काम है, बहुत ही खतरनाक काम है। ऐसा ई नहीं चौलवे, बिल्कुल नहीं चौलवे, ई नहीं, हाँ, ये काम नहीं हो सकता सर। रीजन, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी डिपार्टमेंट में, बजट में लड़ाई होगी, सब जगह लड़ाई होगी, है ना, राइट। तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, वन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये काम मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी में नहीं चलता, मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी में नहीं चलता। तो सर ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी जो एक होते हुए अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाती है, इनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा सर? हाँ, इनके लिए बनाया गया, इनके लिए कहा गया सर आपको क्या फॉलो करना है सर? डिविजनल स्ट्रक्चर। सर डिविजनल स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है? डिविजनल स्ट्रक्चर की खास बात होती है ये पुष्पा इधर ध्यान देना, इसलिए रिलायंस का ही नाम लिखा है मैंने। डिविजनल स्ट्रक्चर की खास बात होती है भैया ये, पहले ध्यान देंगे, पहले मैंने डायग्राम क्या बनाया, एग्जाम में बिल्कुल ये चिपका के है ना, डिट्टो, बिना किसी स्ट्रेस के। सबसे पहली बात, रिलायंस के मैं 3 प्रोडक्ट ले रहा हूं जिसके बारे में तुम सब जानते हो। एक हो गया भैया सिम, गाना गाते हुए जियो दंदनादन, हो गया कि नहीं हो गया भैया? एक हो गया पेट्रोल, रिलायंस पेट्रोलियम, नीला नीला दिखता होगा, दलवाटे भी होंगे तुम, है ना, हाईवेज पे। और एक हो गया रिलायंस क्लोथिंग, यानी रिलायंस ट्रेंड बोल देते हैं इसे हम आजकल, ट्रेंड। हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा सर? रिलायंस ट्रेंड हो गया, ट्रेंड। बात समझ आ गई? अब आपने खुद बोला, तुम सबने खुद ही बोला कि सर रिलायंस के जियो की मार्केटिंग अगर करेंगे तो पेट्रोल की मार्केटिंग क्या वैसी हो सकती है?
अरे नालायको, पेट्रोल की तो मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है। और मतलब पेट्रोल की मार्केटिंग करोगे अब, ये रिलायंस का पेट्रोल है, सस्ता मिलता है, एक बार जरूर पी के देखिए, उसके बाद आग लगाइए, आपके तन मन में आग लग जाएगी। तो पेट्रोल का ऐड करोगे क्या कि रिलायंस का पेट्रोल डलवा के इतना माइलेज मिलेगा? नहीं ना। इसका मतलब क्या है, पेट्रोलियम एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ऐड की रिक्वायरमेंट होती है ना। तुम में से कितनी बार रिलायंस का पेट्रोल का ऐड देखा है? रिलायंस का छोड़ो, इंडियन ऑयल नेग्लिजिबल के बराबर देखा होगा, इंडियन ऑयल का भी नहीं देखा होगा। भारत पेट्रोलियम, तुम्हें पता ही है ऐसी चीजें इसका ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बिकना, बिना ऐड के बिकना है कि नहीं बात? अच्छा, क्या जियो के सिम का ऐड क्लोथ के सिम के ऐड से मैच हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जियो में आप किसके बारे में बात करोगे? फोन की बात करोगे, फोन के डेटा की बात करोगे, नेटवर्क की बात करोगे, 4G 5G 6G ऐसी कुछ ऐसी बातें करोगे, है ना, रेंज की बात करोगे। लेकिन कपड़ों में आप कपड़े के क्वालिटी की बात करोगे, फैशन की बात करोगे, तो दोनों के ऐड आप मिक्स नहीं कर सकते। इसलिए तुमने खुद ही बोला सर, एक कंपनी, भले ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, एक कंपनी सिमिलर ऐड नहीं कर सकती दो अलग अलग प्रोडक्ट का। इसलिए मजबूरी पता क्या है? इसलिए मजबूरी है एक कंपनी का, एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1, उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट का एक और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। कंपनी तो एक कंपनी की नजरों से सोचो, और उसी कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट कौन सा? क्लॉथ, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। यानी एक कंपनी जिसकी टैगलाइन है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके जितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट उतने मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी अगर रिलायंस अगर मेजरली 10 कंपनी में काम कर, 10 मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गए। ज्वेलरी का अलग, जियो का अलग, टेक्सटाइल का अलग, है कि नहीं बात, रिलायंस फ्रेश का अलग, ठीक है, रिटेल का अलग, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर खुद के डिपार्टमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट का फाइनेंस डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट दूसरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मैच करके काम नहीं करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर? सर ईच प्रोडक्ट हैज, ईच प्रोडक्ट बोले तो अलग अलग जो हमारे है ना आइटम्स कह दो, या अलग अलग हमारे जो आउटपुट्स हैं, ईच प्रोडक्ट हैज इट्स सेपरेट फंक्शंस। हर प्रोडक्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि सर सिम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते थे? फंक्शन बोलते हैं, काम। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन अलग, ये अलग, ये अलग। इसका R&D अलग, इसका मैन्युफैक्चरिंग अलग, इसका मार्केटिंग अलग, इसका R&D अलग, R&D समझते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग अलग, इसका मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। यानी एक बात देखो जो हमें दूर से समझ में आ रही है, 1 2 3, यानी जितने प्रोडक्ट उतने फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। अब मजबूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर ढंग से चलना है और आगे बढ़ना है तो हर प्रोडक्ट को क्या कर दो? डाइवर्सिफाई करके उसके डिपार्टमेंट अलग बना दो। इवन उसके P&L बैलेंस शीट भी अलग बनाओ। जियो की P&L बैलेंस शीट अलग बनती है, पेट्रोलियम की अलग बनती है कि नहीं बात, राइट। और टेक्सटाइल की अलग बनती है, रिलायंस फ्रेश की अलग बनती है। सबकी एक साथ जोड़ दोगे क्या? तो तुम पहचानोगे कैसे कि प्रॉफिट किस में आ रहा है, लॉस किस में आ रहा है? भाई जियो के सिम में तो लॉस आया था, शुरू में 6 महीने फ्री बैठा तो लॉस आएगा, 1 साल तक लॉस रहा, 2-3 साल, 1-2 साल तक, उसके बाद प्रॉफिट में आया। अब जियो के सिम में लॉस चल रहा है और तुम उसे मर्ज कर रहे हो रिलायंस फ्रेश से। रिलायंस फ्रेश में आ रहा है मान लो मोटा मोटी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में, तो रिलायंस फ्रेश वाले कह रहे हैं भैया जितना सामान आ रहा है उतना ही बिक रहा है, अभी हम प्रॉफिट की स्थिति में नहीं है, जियो लॉस में आ रहा है। तो तुम अगर दोनों को मर्ज कर दो तो क्या पता लगेगा कि तुम बोलोगे रिलायंस फ्रेश और जियो इन सब में लॉस आ रहा है, बल्कि तुम्हें पता है फ्रेश में लॉस नहीं आ रहा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। इसलिए अलग बनाया जाता है। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा तो उनके P&L बैलेंस शीट भी क्या होंगे? अलग होंगे। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा तो उनके रॉ मटेरियल्स भी क्या होंगे? अलग होंगे। आप रॉ मटेरियल कॉस्ट को मिक्स नहीं कर सकते, है कि नहीं बात। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा तो पता लगेगा पेट्रोलियम में रिसर्च ज्यादा हो रही है, रिलायंस क्लोथ्स में रिसर्च की कोई इतनी जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो रिसर्च है। कपड़े की तो रिसर्च करनी है, बात खत्म, कि सस्ता कपड़ा कैसे करे, क्या मिक्सिंग कर दे, उसमें कुछ रिसर्च की खास जरूरत नहीं है कि नहीं बात, राइट। तो आप एक दूसरे के डिपार्टमेंट को मर्ज करेंगे तो एक दूसरे के प्रोडक्ट में कंफ्यूजन होगी, हमें ये पता नहीं लगेगा कौन सा प्रोडक्ट में हमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, है ना, लॉस से। इसलिए तो क्या लिखा है? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज। होल एंटरप्राइज बोले तो होल एंटरप्राइज क्या होगी सर यहाँ पे? हाँ, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज रिलायंस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन से होते हैं सर?
जिसके बेस पर कंपनी टिकी है। अब रिलायंस जियो पे टिका है, मोस्ट ऑफ द उसके प्लान जियो के थ्रू ही आप सेल कर रहे हैं। रिलायंस टेक्सटाइल पे टिका है कि नहीं, रिलायंस फ्रेश और ट्रेंड पे भी टिका है। तो ये बड़े बड़े जो उसके ब्रांड हैं, और पेट्रोलियम, मेजर प्रोडक्ट में आप एक कंपनी को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट। लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, तीनों बिल्कुल डिफरेंट लाइन, इसका एक दूसरे से कोई जोड़ नहीं है। तुम ये भी नहीं कहते भाई बहन है, भाई बहन ना है भैया। मेटल अलग दुनिया का है और प्लास्टिक अलग दुनिया का है कि नहीं बात, राइट। तो इसको हम बोलते हैं नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बताओ याद हो जाएगी डेफिनेशन, याद हो जाएगी, बोलना जरा फिर से। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज इनटू इट्स मेजर प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लाइक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, मेटल, सिम, पेट्रोल, क्लोथ्स, है ना, इन इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, उम्मीद है याद भी होगी, ठीक है ना, राइट। अब देखो अगली बात क्या लिखी है, हर डिवीजन का अलग डिपार्टमेंट होगा, नहीं होगा। तो ये लिखा है ईच डिवीजन हैज डिविजनल मैनेजर, है ना। सबका क्या होगा सर, इसका डिवीजन डीएम अलग होगा, यहां इसका डिविजनल मैनेजर अलग होगा, और इसका डिवीजन मैनेजर अलग होगा। डिविजनल मैनेजर के अंडर क्या आ रहे होंगे सर, ये डिपार्टमेंट आ रहे होंगे, बात समझ में आई, ठीक है। और किसकी जिम्मेदारी होगी कि उसका डिवीजन अच्छा काम कर रहा है, लॉस में आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी की अथॉरिटी है, डिविजनल मैनेजर की अथॉरिटी है, और वही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए। देखो लिखी बात, हाँ ये नीचे लिखी बात, लक्ष्य लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखी बात। ईच डिवीजन हेड, यानी जो डिवीजन हेड है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिवीजन। यानी कि जब रिलायंस जियो को लॉस हुआ तो डिवीजन हेड बताएगा, अंबानी साहब आप लॉस पता क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने अनाउंसमेंट करी थी न्यूज में आके कि 6 महीने तक फ्री। तो डिवीजन हेड मैं हूं, मेरी जिम्मेदारी है प्रॉफिट लॉस की, पर मैं बता रहा हूं लॉस का कारण है आप फ्री मत बांटो, आप देखना 2 4 5 6 महीने में हम क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो 1 साल में रिलायंस प्रॉफिट में आ गया था, है कि नहीं बात। हाँ पहले तो फ्री दे कस्टमर है, वही चैप्टर नंबर 1 के बाद सर्वाइवल, तुम तक बस सिम पहुंच जाए। और इंसान पर इतना आलसी होता है, वो सोचता नहीं अरे रिलायंस ने फ्री सेव बंद कर दी, चल ठीक है मैं किस पे चला जाता हूँ, वोडाफोन में चला जाता हूँ। अब तुमने देखा वोडाफोन में भी 500 का रिचार्ज हो रहा है, रिलायंस में 500 का रिचार्ज हो रहा है। अब तुम क्यों अपना दिमाग खपाओगे, चलो भाई पहले अपना आधार कार्ड दूंगा, फिर ये दूंगा, फिर सिम को कन्वर्ट करूंगा, फिर सिम 5-6 घंटे बंद रहेगा, फिर नया सिम आएगा वोडाफोन का, है ना, आइडिया का, फिर उसमें डालूंगा। कोई इतना स्ट्रेस कौन लेगा। लेकिन शुरू में लोगों ने स्ट्रेस क्यों लिया, फ्री के चक्कर में, क्योंकि फ्री क्या मिल रहा है, आउट फ्री क्या मिल रही है, डेटा। उन्होंने कहा भाई डेटा फ्री मिल रहा है, 3-4-6 महीने डेटा फ्री मिल रहा है, तो लग जाना एक बार लाइन में। भाई 2-3 घंटे सिम बंद रहता है जब वो कन्वर्ट होता है ना, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इतना स्ट्रेस कौन लेगा, क्यों मैं अपना सिम बंद करूंगा, ये बताओ। इसलिए एक बार सिम के अंदर, मोबाइल के अंदर सिम पहुंच गया जियो का, फिर कोई नहीं बदलता। और आजकल वैसे ड्यूअल सिम है, दूसरा भी होगा आपके पास, एयरटेल का होगा दूसरा। तो फिर आप ये नहीं सोचोगे भाई एयरटेल का है, जियो का है, जियो को वोडाफोन में मार देता हूं कन्वर्ट, ना, इंसान कोई नहीं सोचता ऐसा, तो मैंने बात, राइट। इसलिए प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी उसकी, वो कह रहा है कि भैया कुछ दिन चलाएं तो देखो मैं प्रॉफिट में लेके आऊंगा। ईच डिवीजन, देखो सबसे खतरनाक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पता है क्या आएगा, ये दिस स्ट्रक्चर, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार एमसीक्यू है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, दिस स्ट्रक्चर इज मल्टी फंक्शनल। बस खेल खत्म, तुम बनने नाना पाटेकर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने छोटे दिमाग में बात डाल। कौन सा स्ट्रक्चर है, मल्टी फंक्शनल। बताओ पहले मल्टी फंक्शनल का मतलब क्या होता है। हाँ, यानी फंक्शंस क्या है, R&D इज अ फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इज अ फंक्शन, मार्केटिंग इज अ फंक्शन, फाइनेंस इज अ फंक्शन। और मल्टी फंक्शन क्या है, एक R&D नहीं, मल्टीपल R&D, मल्टीपल मार्केटिंग, मल्टीपल फाइनेंस। तो भैया बताना डिविजनल स्ट्रक्चर के मल्टीपल R&D हो गए, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल फाइनेंस, मल्टीपल मार्केटिंग, 1 2, है ना। तो अब खुद देखो, हमने खुद नंबरिंग करी, 1 2 3, तो कितने मल्टीपल फंक्शन करने पड़े, 3। क्यों, क्योंकि रिलायंस के पास कितने मेजर प्रोडक्ट निकल के आए, 3। तो 3 अगर मल्टीपल फंक्शन है तो मुझे 3 क्या करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, इसलिए बोलते हैं मल्टी फंक्शन। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी फंक्शनल नहीं होता, सिंगल फंक्शनल होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक है तो एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाऊंगा, एक ही मार्केटिंग बनाऊंगा। जैसे हमने बात करी मारुति,
कार बना रही है ना, तो एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन मल्टी फंक्शन यानी कि मल्टी फंक्शन को मैं तुमने क्या पता, मैंने क्या बताया, फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट। अगर अब तुम दिमाग लगाओ, दिस डिवीजन हैज मल्टी डिपार्टमेंट, दिस स्ट्रक्चर हैज मल्टी डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ही आया विच स्ट्रक्चर हैज मल्टी फंक्शन, मतलब विच स्ट्रक्चर हैज मल्टी डिपार्टमेंट, तो क्या बोलोगे, एक ही बात हो गई। अब क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू ऐसे बन जाए, विच स्ट्रक्चर हैज मल्टी फंक्शन, क्या एमसीक्यू ऐसे बन जाए, विच फंक्शन हैज मल्टी डिपार्टमेंट, दोनों का आंसर एक ही है। कौन सा सर, डिविजनल स्ट्रक्चर हैज मल्टी फंक्शन और डिविजनल स्ट्रक्चर हैज मल्टी डिपार्टमेंट। समझ गए? बच्चों को लगता है यार ये क्या बात होगी, बस एक शब्द का क्वेश्चन आ गया, विच स्ट्रक्चर हैज मल्टी डिपार्टमेंट। अब बच्चा कंफ्यूज, इतनी बात समझ में आई होगी भैया? समझ गए नहीं समझ गए सर? अब अगर हम देखें किसकी सर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात देखें, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात देखते हैं सर, है ना, ध्यान से देखेंगे। गाइस, मोबाइल इंटरनेट में इंडिया कर रहा है दुनिया पे डेटा गेम जियो इंडिया। अरे हम डांस करेंगे। अब बताओ भैया, आईपीएल को स्पॉन्सर किया होगा ना, अब बताओ। हाँ हाँ जी बच्चों बताओ, नाच लिए है ना, राइट। अब मुझे बताओ कि ये किस चीज का ऐड है, ये किस चीज का ऐड है, यूं करके जियो का ऐड है। जियो किसका प्रोडक्ट है, रिलायंस मत बोलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। सिर्फ प्योरली ऐड किसका है, कहीं कपड़े का ऐड दिखा इसमें, कहीं कहीं तुम्हें लग रहा है रिलायंस के कपड़े पहन रखे होंगे, है नहीं ना, तो यानी कपड़े का ऐड तो है नहीं। और बताओ, पेट्रोल का ऐड है, आग लगा देंगे आग, ठीक है, यहां बीच में आग लगा रखी थी, ये भैया आग लगा रखी थी, पेट्रोल का ऐड है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा, नहीं ना, जियो का ऐड है। इसको क्या पॉजिटिव या इसको क्या एडवांटेज बोलेंगे? हाँ सर, आप जब ऐड बनाते हैं तो आप एक प्रोडक्ट को सोच के ऐड बनाते हैं, आप कभी भी अपनी इंडस्ट्री को सोच के ऐड नहीं बनाते। जब रिलायंस जियो का ऐड बना तो ऐड बनाते टाइम पर जियो ने, रिलायंस इंडस्ट्री ने ये नहीं सोचा होगा इससे रिलायंस इंडस्ट्री का ऐड करना है, पेट्रोल का ऐड नहीं करना, हमें टेक्सटाइल का ऐड नहीं करना, ना हमें किसका ऐड करना, ना हमें क्या कहते हैं अपने रिलायंस स्मार्ट का ऐड करना, इन सब का ऐड नहीं करना, हमें किसका ऐड करना है, सिर्फ जियो का ऐड करना है। इसका मतलब आप नहीं, मैं ले जाऊंगा, हाँ किसका ऐड करना है सर, तो इसका मतलब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप जब डिवीजन स्ट्रक्चर में काम करते हैं ना, आपका स्ट्रक्चर डिवीजनल होता है, तो आप उस डिवीजन का जो प्रोडक्ट होता है ना, आप उस प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, उसके ही ऐड बनाते हैं और उसके ही आप, है ना, सक्सेस के बारे में सोचते हैं। देखो ये लिखी बात, डिवीजन हेड गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि जो जियो का है ना, सिर्फ आप उसी में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट या महारत हासिल कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, डेवलप द स्किल इन डिविजनल हेड एंड एम्प्लॉय विच प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। उसी का जो बंदा होगा ना जियो का, वो एक्सपीरियंस हो क्या बन जाएगा, जियो असिस्टेंट मैनेजर, जियो मैनेजर, है ना, जियो का सीईओ, जियो का डिवीजन हेड बन सकता है। आपको उसी में स्पेशलिस्ट होगा तो आप पेट्रोलियम का थोड़ी बना दोगे, आपको पता होगा ना मुझे कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे पहुंचाना है। बात समझ आ गई बात? अगली मजेदार बात, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था पहले, अकाउंटेबिलिटी का मतलब
ना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। क्या मतलब होता है? यानी कि आंसरेबल टू द आउटकम। क्या होता है सर? आंसरेबल टू आउटकम, यानी जो भी आपका रिजल्ट है ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका जवाब कौन देगा। अच्छा बात है, जैसे बचपन की तरह हम करते थे ऐसे, ये देगा ये देगा, है ना, दो बहनें लड़ ली आपस में, ठीक है, मम्मी ने जब देखो लड़ते थे कि ये कैसे नहीं करेगा, शीशा किसने फोड़ दिया, मम्मी इनने फोड़ा, इनने फोड़ा, ए बहन होश में आ, तूने फोड़ा शीशा, है कि नहीं बात, राइट। अब ये बताओ, अगर आप एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालोगे, इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया क्या है? ये कहना दोनों मिलकर साफ कर दो, ठीक है, घर में तो ये करा दिया, लेकिन पिटेगा कौन? पिटना तो वो चाहिए ना असली में जिसने क्या किया हो, ऐसे थोड़े ये पिटेगा। पिटेगा कौन? पिटेगा वो जिसने शीशा फोड़ा हो। इससे बड़े पता क्या करो, उसको पीटने के लिए तो सीसीटीवी कैमरे लगे हो, या दोनों को अलग अलग करो। तो आज से तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग, तू ना ये बस अड्डे से जाएगी, ये ट्रेन से जाएगी, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग, है कि नहीं बात, राइट, बिल्कुल अलग अलग कर दो रास्ते। यही काम किया भैया। अगर मेरे कंपनी के अंदर दो डिवीजन है, रिलायंस कह रहा है एक कपड़ा और एक टेलीकॉम में लॉस आ रहा है, कपड़े में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना, और हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करा रहे हैं, तो पता क्या बोलेंगे, टेलीकॉम वाले ढंग से काम ना करते हैं, है कि नहीं बात, राइट, और टेलीकॉम वाले ढंग से काम नहीं करते, टेलीकॉम वाले क्या बोलेंगे, टेक्सटाइल वाले ढंग से काम ना करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन हेड में आपने जब अलग अलग डिवीजन बना दिया और टेलीकॉम को लॉस आ रहा है, तो किसकी जवाबदेही होगी? टेलीकॉम हेड की। अगर लॉस आ रहा है कपड़े में, तो अंबानी कह रहे हैं भैया मेरे बापू ने कपड़े का बिजनेस खोला, कभी लॉस ना किया जिंदगी में, जब तक जिंदा रहे 2002 तक, है ना, और भैया पिताजी के जाते तुम लॉस करना शुरू कर रहे हो, किस, मुझे बताओ लॉस कैसे आ रहा है? कपड़े में लॉस कैसे आ सकता है? तो पूरा इंडिया रिलायंस का कपड़ा पहनता है, कपड़े में लॉस कैसे आ सकता है कि नहीं बात? तो बताओ कौन जिम्मेदार होगा? तो तुम जियो को थोड़ी डांटोगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। सबसे बढ़िया इलाज है, दो डिवीजन के दो अलग अलग काम करो, इसके लिए वो अपने प्रॉफिट लॉस के लिए क्या होंगे सर, खुद ही जिम्मेदार होंगे। यानी ईच डिवीजन हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट, वही जिम्मेदार है, वही जवाबदेही है ना। उसने कितना खर्चा किया, कितना कमाया, कितना उसे कहा गया था कि भी खर्चा करने के लिए, कैसी परफॉर्मेंस रही, वो अकेला बंदा जिम्मेदार होगा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। तो वो बताएगा भाई जियो में लॉस क्यों आया, तू बताएगा जियो में लॉस क्यों आया, डिवीजन हेड बताएगा तेरे डिवीजन के अंदर क्या गड़बड़ है, ठीक है। अगली बात सर, डिसीजन बिल्कुल फ्लेक्सिबल है या नहीं है? बिल्कुल अच्छा बताओ, अगर मुझे जियो का एड दिखाना है ना, अब जैसे मान लो अब मुझे रिलायंस फ्रेश का कोई क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। लोरी है, खाएगा? पोंगल है। मैं बता रहा हूँ, लोरी है। Okay, children, listen to me. Come on, write this down. There are two kinds of animals: herbivorous and carnivorous. लोरी है, पोंगल है। लोरी है, पोंगल है। पोंगल, लोरी, पोंगल, लोरी, लोरी, पोंगल। अरे आओ जी आनू, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया जी, आओ जी आओ, वेलकम। लोरी है, पोंगल है, मैंने बोला ना लोरी है। ओए क्या हो रहा है, यहाँ पे आओ। ये लो पतंग, संक्रांति है। संक्रांति भी है बेटा, लोहड़ी, पोंगल, संक्रांति तीनों एक ही तो हैं, बस नाम अलग अलग है। हमारे त्योहारों के नाम भले ही अलग हों, पर उन्हें मनाने का एहसास तो एक ही है। आइए मिलकर उन्हें बड़ा मनाते हैं। बताओ भैया, त्योहार है, बड़ा बनाओ, ठीक है। यानी रिलायंस स्मार्ट सुपरस्टोर और रिलायंस फ्रेश। अब ये बताओ, उन्होंने ये ऐड बना दिया, लोहड़ी है, पोंगल है, राइट, लोहड़ी है, पोंगल है, बताओ ना क्या है,
संक्रांति है, बिल्कुल सही बात कह रहे, लोहड़ी पोंगल पूछ रहे हैं, संक्रांति है जो है कि नहीं बात, पतंग उड़ाएंगे पतंग, ठीक है। अब ये बताओ क्या इस एड को बनाने के लिए जो टीवी पे नहीं आया, क्योंकि थोड़ा लेंदी एड है ना, तो टीवी में ज्यादा पैसे लगते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आते थे एड, है ना, इस एड को बनाने के लिए स्पेशल एक त्योहार के इवेंट के लिए, ये ऐसा एड नहीं कि जो पूरे साल चला सकते हो आप, क्योंकि भैया लोहड़ी मकर संक्रांति पोंगल कब आता है, जनवरी में आता है, जनवरी के फरवरी के आसपास आता ना। अब मैं उसे अगस्त सितंबर में दिवाली पे चला नहीं सकता, अभी ऐसा कॉमन एड तो नहीं है कि पूरे साल चल सकता है। और स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपने एक एड बनाया, इस पे खर्चा भी आया होगा, फिर कहीं ना कहीं रन करके जैसे दिखाया भी होगा। अब ये बताओ ऐसा एड बनाना, सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट के लिए एड बनाना, दिवाली के लिए तो बनाते हैं हम क्योंकि दिवाली बड़ा इवेंट हो गया, और लोहड़ी पोंगल के लिए हम एड नहीं बनाते, हमारे इंडिया में इतना नहीं चलता है ना, राइट। स्पेसिफिक इवेंट के लिए इतना बड़ा एड बनाना जिसमें इसकी कॉस्टिंग आएगी 1.5 मिनट का, तो एड ही है कि नहीं बात। इतना बड़ा एड बनाना किसका डिवीजन होगा, कौन से डिवीजन हेड का, रिलायंस फ्रेश। पेट्रोल ने बताया होगा, छिड़क ले पेट्रोल लगा दे आग, पेट्रोल ने बताया होगा क्या, टेक्सटाइल ने बताया होगा क्या, यानी कि इंडिपेंडेंट डिवीजन है और मैं अपने डिवीजन के लिए खुद जिम्मेदार हूं। हाँ, लॉस आए ना, लॉस तो क्या बताना, लॉस आया तो डांट देना सर, क्या है ना, सीईओ से कह सकता है डिवीजन हेड कि सर लॉस है तो जिम्मेदार मैं हूं, आई एम द अकाउंटेबल, बस मुझे ऐड बनाने दो, क्योंकि मुझे पता है मैं इस ऐड से क्या कर लूंगा, रिलायंस फ्रेश को एक नया मुकाम तो नहीं कह दो, मुकाम दे दूंगा, या कह दो एक नया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं कह दो एक नई पहचान दे दूंगा कि आपको अगर लोहड़ी पोंगल कोई भी त्योहार होना है तो रिलायंस फ्रेश से वो सारा सामान मिलेगा जो आपको अपने घर के बाहर परचूनी की दुकान में मिलता है, रिलायंस फ्रेश पे आपको इकट्ठा मिल जाएगा। अब आपको आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम पार्लर जाने की जरूरत नहीं, आटा लेने के लिए चक्की जाने की जरूरत नहीं, दाल लेने के लिए आपको परचूनी की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, ब्रेड लेने के लिए कहीं जाए, सब कुछ आपको एक स्टोर है ना, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। अब ये जो ऐड होना ये फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन है, मुझे किससे पूछना है, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने डिविजनल मैनेजर डिविजनल हेड से पूछना है, उसे पेट्रोलियम से और टेक्सटाइल से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखी है बात, डिविजनल मैनेजर कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली, इससे वो डिसीजन क्या होगा, क्विक एंड इफेक्टिव। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो रिलायंस नहीं बनाती, और हाँ कार, होटल्स है ना, मतलब इंडिया में नहीं चल रहे ना कार। अच्छा बताओ, अच्छा रिलायंस कह रही चलो हम क्या बनाते हैं, इधर ध्यान दो, हम बनाते हैं कार। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कार बना, रिलायंस अगर कार बना रही है तो क्या आप इसे एक्सपेंशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिजनेस एक्सपेंड किया, जैसे मैंने बिजनेस एक्सपेंड किया तो मैंने एक नया डिवीजन खोल दिया कार, कि अब मैं कार बनाऊंगा, क्या सिम वालों को इससे कोई दर्द होगा, उनका अपना चल रहा है। एज ए रिलायंस इंडस्ट्री आप देखोगे कि पूरी इंडस्ट्री को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, लेकिन सिम वाला इसमें कोई दर्द महसूस करेगा, पेट्रोल वाला कहेगा अरे भैया क्या चक्कर है, क्यों बना रहे यार, तुम्हारे चक्कर में हमारा लॉस हो रहा है, तो पेट्रोल और कार से क्या लेना देना है, बल्कि उसको तो प्रॉफिट होगा, भाई कार बनेगी तो पेट्रोल डलवा लोगे। और अगर कपड़े का बिजनेस होगा, कार का कपड़े से क्या लेना देना, कि भाई कार बिजनेस हो रहा है तो कपड़े का डिवीजन कह रहा है मुझे बहुत दिक्कत है भाई, कपड़े वाला कह रहा है कार क्यों बना रहा भाई, तो कार के कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में एक सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, जब आप ग्रोथ और एक्सपेंशन करते हो, क्या करते हो सर, ग्रोथ एक्सपेंशन करते हो, राइट, तो किसी फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो देयर इज दिस डज नॉट इफेक्ट, कहते हैं ना, डज नॉट अफेक्ट द अदर डिवीजन, बोलो डिवीजन, दूसरे डिवीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से इजीली क्या कर सकते हो, आसानी से इजीली क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी में ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हो, राइट। यानी कि इन डिवीजन इफ यू ऐड अ न्यू डिवीजन देन दिस न्यू डिवीजन डज नॉट इफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ अदर डिवीजन, दूसरे डिवीजन के ग्रोथ प्रॉफिट पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए चौथा फायदा हमारा यही है, ये लिखी बात, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल भी लिख लो, लिखो एग्जाम्पल, न्यू डिवीजन विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन को बन जाएगा, बस आपको क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी, लिखो फॉर एग्जाम्पल इफ रिलायंस गोइंग टू लॉन्च
car. If Reliance going to launch car, then Reliance Industry will add a new car division. Reliance Industry will add a new car division which will not make any effect on पेट्रोलियम और क्लोथ डिवीजन. वो पेट्रोलियम और क्लोथ डिवीजन पे कोई असर नहीं डालेगा, ना उनके प्रॉफिट लॉस पर कोई असर डालेगा. बस हमें तो एक नया डिवीजन ऐड कर दिया. तो इससे क्या फायदा हुआ सर? डिवीजन स्ट्रक्चर से एक्सपेंशन ग्रोथ में आसानी रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती. तो भैया मैंने एक बालक से पूछा भाई डिवीजन स्ट्रक्चर कैसा है? एक बालक ने बोला सर डिवीजन स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं सर, ना लड़ाई झगड़ा दो डिपार्टमेंट में, है ना, साथ नया प्रोडक्ट लाइन भी आसानी से लॉन्च हो जाएगा, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी. भैया तेरा लॉस तेरा डिवीजन तू बता क्यों हो रहा है, सेफ है बिल्कुल सेफ. एस से क्या बनेगा? पहला ए से बनेगा दूसरा पॉइंट, और ई से एक्सपेंशन, यानी सीक्वेंस में है 1 2 3 4. ठीक है, बोला समझ गए सर? अब भैया अच्छाइयां भी है तो कमियां भी है. सबसे पहली कमी पता क्या है? ये रिलायंस इंडस्ट्री को सोचो, अगर 4 डिवीजन हो गए, 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 4 अब कुछ सोचो भैया, एक परिवार में 4 बच्चे हैं, तो एक को पढ़ाओगे 3 को ना पढ़ाओगे? चुन्नू मुन्नू टिन्नू मिन्नू हो गए, तो चुन्नू मुन्नू पढ़ रहे, टिन्नू मिन्नू नहीं पढ़ रहे. ठीक है, अब 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, हम 2 हमारे 4, तो वैसे तो कॉन्सेप्ट हमारे जैसे हम 2 हमारे 2 का, पर हम 2 हमारे 4 हमारे 5 ऐसे हो गए. तो तुम भेदभाव करोगे बच्चों में? पहले तो पढ़ रहे हैं बाकी के नहीं पढ़ रहे, पढ़ाना पड़ेगा. तो चारों को एक साथ पढ़ाने की जब बारी आएगी, चारों पढ़ रहे हैं, एक बालक पढ़ रहा है 10वीं में, एक पढ़ रहा है 8वीं में, एक पढ़ रहा है 7वीं में, तो फीस तो चारों की जाएगी नहीं जाएगी? तो चारों बच्चों को पालना क्या है? कॉस्टली है. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है. पहले घर में एक बच्चा था, कोई बात नहीं 2 बच्चे हो गए, कोई बात नहीं 4 बच्चे हो गए, 6 हो गए, तो भैया सबको खिलाओगे नहीं खिलाओगे? ये रोज एक का व्रत रखो, आज तेरा व्रत है. जैसे अमिताभ बच्चन के पिक्चर थे ना, सत्ते पे सत्ता, 7 भाई थे, वो 7 भाई थे, 7 भाई. एक पिक्चर रहते अमिताभ बच्चन की, सत्ते पे सत्ता, 7 थे वो, 7 भाई. सबके नाम भी पता कैसे थे? सोम मंगल बुध, है ना, गुरु शुक्र शनि, और अमिताभ बच्चन का नाम था रवि, है ना. तो भैया 7 को कपड़े भी देने पड़ेंगे, 7 को खाना भी खिलाना पड़ेगा, 7 को पढ़ाना भी पड़ेगा, 7 की मेडिकल सुविधाएं और सब सुविधाएं भी करनी पड़ेगी, तो खर्चे भी 7 के होंगे. तो भैया जितने बच्चे उतने खर्चे. सेम बात भैया, जितने बच्चे उतने खर्चे. ऐसे जितने डिवीजन उतने फाइनेंस डिपार्टमेंट, उतने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनके खर्चे. तो ये लिखी बात. ईच डिवीजन हैव सेपरेट सेट ऑफ सेम फंक्शन. सेम फंक्शन बोले तो हाँ, यानी कि मान लो मार्केटिंग, तो हर एक डिवीजन का एक मार्केटिंग फंक्शन होगा. डुप्लीकेसी होती है. क्या होती है सर? इधर ध्यान दो. डुप्लीकेसी होती है हर डिपार्टमेंट की, पर ये होनी भी चाहिए. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबका थोड़ी ऐड कर देगा अकेला. सर दूसरी बात, होता क्या है सर, कुछ इस तरह की बातें डिपार्टमेंट में भी होती हैं, और कुछ इस तरह की बातें सर कहां होती हैं? डिविजनल में भी होती है. वो दिखाता हूं, समझना ध्यान से. अब बताओ कितने डिपार्टमेंट है इसमें दिखा जा रहे हैं? कौन कौन से? एक सर्विस डिपार्टमेंट और एक सेल्स डिपार्टमेंट. सर्विस डिपार्टमेंट वाला कह रहा है ऑर्डर हमारी वजह से आता है, हम बड़ी सर्विस देते हैं तो हमारी वजह से ऑर्डर आता है कि इनकी कंपनी बहुत बढ़िया बड़ी सर्विस देती है. सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? हम पागल है यहाँ पे, हम जा जाके बातचीत करते हैं और डिस्काउंटिंग वगैरह देते हैं, समझाते हैं. फिर मैंने बात, वो कह रहे सर वहां दे रहे हैं एम्प्लॉय, हमें चाहिए एम्प्लॉय. सेल्स में लोगों की कमी है, ये तो सर्विस कर लेंगे, हमें चाहिए लोगों क्लाइंट में जा जाके. प्रॉफिट किससे आता है? ये भड़क रहा दाढ़ी वाला, है ना. अब ये भड़क रहा है. शॉर्टेज किसमें है? सेल्स में. अच्छा तो पैसा रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? सेल्स ही तो होगा. तो कह रहे सेल्स डिपार्टमेंट ऊंचा होता है, सर्विस डिपार्टमेंट टुच्चा मुच्चा डिपार्टमेंट होता है. भैया ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, सीपीयू खराब हो गया, यूपीएस खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया, बदल दो. अबे देखते तो हमें, इसे हमने क्या जाना?
ये होता है इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करता है, लड़ाई करता है। सेम है इंटर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से लड़ाई करता है, इनकी बस कुछ नहीं है कि नहीं बात। रिलायंस इंडस्ट्री जो चल रही है ना, वो टेक्सटाइल की वजह चल रही है, ये कुछ ना करते जियो वियो वाले। तो हमें लगता है झंडा ऊंचा रहे हमारा, मतलब हमारा डिपार्टमेंट सबसे ऊंचा रहे, ऐसी हमारा डिवीजन सबसे ऊंचा रहे। अगर रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी है, इंडिया के जीडीपी में रिलायंस इंडस्ट्री का अगर कंट्रीब्यूशन है तो सिर्फ टेक्सटाइल डिवीजन की वजह से है, बाकी पेट्रोल, रिलायंस फ्रेश, जियो, इनमें कुछ ना रखा, कुछ ना रखे तो साइड बिजनेस है दिखाने को, कहा रिलायंस इंडस्ट्री इनके पास इतने बड़े बिजनेस है। ज्वेलरी में क्या रखा, कुछ ना रखा, है कि नहीं बात। तो टेक्सटाइल कहेगा भैया हम पुश्तैनी है, पुश्तैनी, तुम्हारे बाप दादा, है कि नहीं बात। रिलायंस के बच्चों से तुम्हारे बाप दादा टेक्सटाइल से काम करते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो इसे बोलते हैं इंटर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन के बीच में लड़ाई रहती है। क्या है सर, मैं अंबानी से क्या बोलूंगा कि टेक्सटाइल में ज्यादा पैसा दो, जियो वाला क्या बोल रहा है भैया जियो में ज्यादा पैसा दो, रिलायंस फ्रेश वाले क्या बोल रहे हैं भैया आइसक्रीम लानी है, ये लानी है, बोल रहे हैं उसको पैसे ज्यादा दो। तो पर्टिकुलर डिवीजन में सीक मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन, उसको मत दो मुझे दे दो। जैसे वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है, सेल्स में 2 नए इंप्लॉय की जरूरत किसको है, वो वाला क्या बोल रहा है, ये वाला क्या बोल रहा है, ये हाँ ये दाढ़ी वाला क्या बोल रहा है, ये किसको है सर, और ये क्या बोल रहा है सर्विस में, ये लड़ाई है। हम दूसरे, अच्छा मान लो सच में एक्चुअली में सर्विस को जरूरत होती, सच में ही अगर रिसर्च की जाए, ध्यान से देखा किसको जरूरत है, सर्विस को, है ना, कि भाई सर्विस में वाकई में यार लोग कम है, बेचारा अकेला कितने कंप्यूटर रिपेयर कर देगा, कितने लैपटॉप कर देगा, और जानबूझ के लड़ रहा सर्विस में कुछ नहीं, सेल्स को जरूरत है। तो भाई लॉस किसका है बताओ, लॉस तो रिलायंस इंडस्ट्री का है ना। तो ये लिखी बात, ये लिखी बात, हम क्या करते हैं दूसरे की कॉस्ट पर, दूसरे के लॉस पर खुद को क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसे ये शो करता है सेल्फिश एटीट्यूड। और भैया जब मैं सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट को ऊंचा करना चाहता हूं, मेरा एम्प्लॉय दे दो, मेरे को पैसे दे दो, मेरी मार्केटिंग करवा दो, मेरा ये करवा दो, तो मैं क्या भूल रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये बता, जियो को होगा नहीं होगा ये मैं बता, है ना, टेक्सटाइल को होगा या होगा नहीं बता, पेट्रोल को होगा या नहीं होगा ये बता। जब मैं ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री को देखूंगा, जब वर्ल्ड रिलायंस इंडस्ट्री पे फोकस करेगा तो वर्ल्ड यही देखेगा कि जियो को लॉस आ रहा है, टेक्सटाइल को प्रॉफिट आ रहा है, पेट्रोल को प्रॉफिट आ रहा है, वो देखेगा नेट बताओ सबका मिला के, एज अ इंडस्ट्री आप कितना कमाते हो। तो एज अ इंडस्ट्री टेक्सटाइल में 1000 करोड़ कमा रहा हूं, और जियो में मैं 500 करोड़ कमा रहा हूं, और फिर है ना, और कपड़े में मैं मान लो 100 करोड़ कमा रहा हूं, तो टोटल मोटा मोटी 600 करोड़ का ही तो है। मैं ये नहीं बोलूंगा भैया टेक्सटाइल का 1000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो जो विदेशी एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो रिलायंस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है कि भैया हम रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, एफआईआई पैसा लगाएंगे, वो क्या देख के लगाएंगे कि इंडस्ट्री में प्रॉफिट लॉस हो रहा है या टेक्सटाइल में प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, वो इन देखेंगे। टेक्सटाइल में 1000 करोड़ है, जियो में 300 करोड़ का लॉस है, टेक्सटाइल में प्रॉफिट है ना, इससे मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्री की नेटवर्थ कितनी है, टोटल वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल और जियो कितना, ये मैटर नहीं करता, टोटल वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री वैल्यू मैटर करती है इंटरनेशनल लेवल पर। फेसबुक ने अगर पैसा दिया 43,000 करोड़ रुपए, है ना, तो उसने ये नहीं देखा कि जियो, अच्छा बताओ जियो जो कंपनी लॉस में ही और प्रॉफिट कमा रही है, छोटा मोटा कमा रही है, उसमें तुम लगा रहे 43,000 करोड़ रुपए, जियो में तो लगाया उसने 43,000 करोड़। तो फेसबुक ने क्या देखा होगा, जियो को देखा होगा, इंडस्ट्री को देखा होगा, इंडस्ट्री को देखा है भैया, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम है, जियो तो एक प्रोडक्ट है उसका, रिलायंस इंडस्ट्री का सब्सिडरी है जियो। तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री को देख के इन्वेस्टमेंट किया है। जियो चल तो रही है, प्रॉफिट में है नहीं, फिर भी मतलब प्रॉफिट में तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि भैया लॉस में हो रही है, लॉस में होती तो दिक्कत नहीं हो, वो कुछ करते सोचते प्रॉफिट में तो है ही, है कि नहीं बात। हाँ तो भैया एफआईआई ये सोचते हैं पूरी इंडस्ट्री में क्या है, तो फेसबुक ने ये देखा जियो और एयरटेल में क्या चल रहा है, फेसबुक ने देखा रिलायंस इंडस्ट्री कितनी वर्थ रखती है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं बात। बिल्कुल शादी की तरह है, कई बार ये नहीं देखते कि लड़का लड़की कैसी है, कई बार देखते परिवार कैसा है। तो कई लोग परिवार देख के शादी करते हैं, अपने पिताजी दादाजी से पूछना, अरे पढ़ा लिखा वो लड़के की होगी गवर्नमेंट जॉब, कई लोग इसलिए कर लेते हैं हाँ भाई बाप दादाओं का पुश्तैनी बिजनेस है कि नहीं बात, राइट। अच्छा धीरू भाई अंबानी के बच्चों शादी क्या सोची की होगी एक हीरोइन ने, उन्होंने ये नहीं देखा होगा ना कि भाई वो
मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी कितने पढ़े लिखे हैं? नीता अंबानी ने शादी करी मुकेश अंबानी से। नीता अंबानी तो हीरोइन थी ना बॉलीवुड की। अरे नीता अंबानी हीरोइन थी, है ना? हाँ ठीक है, चलो नीता अंबानी थी, चलो जो भी है। तो क्या उन्होंने क्या सोची शादी की होगी? कुछ नहीं पता, दुनिया में अलग चल रहा है। चलो कोई, अरे कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, मुद्दे पे आओ। क्या क्या सोच कर शादी की होगी? चलो मुकेश अंबानी भाई, अनिल अंबानी, बस क्या सोच कर शादी की होगी? बिजनेस ऑफ अ फादर, है कि नहीं बात? बैंक बैलेंस बिजनेस ऑफ फादर, कि भैया कुछ पढ़े लिखे ना करे, बिजनेस तो बढ़िया चल लेगा, एक्सपीरियंस तो पिताजी के साथ इतना ले ही लेगा। सेम बात है ना? FII पैसा ये नहीं देखते इसमें पैसा है कि नहीं। फेसबुक ने क्या देखा? इंडस्ट्री, बाप दादाओं का बिजनेस है, वो बढ़िया, अपने आप इसको खड़ा कर ही देंगे अपने पैरों पर। ठीक है, अब सर इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसकी कार्टून प्रेजेंटेशन बनाते हैं और क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना पुष्पा, क्वेश्चन किए बिना कहीं नहीं जाओगे। इधर ध्यान दो, शैतानी नहीं करो, चुपचाप भैया। वैसी 1 घंटा तो पढ़ लो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे की क्लास है, तुम 1 घंटे में भी, 1 घंटा हुआ भी नहीं, शोर मचा रहे हो। लिखो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। सर वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन। पुरानी एक प्रोडक्ट लाइन थी, अब नई प्रोडक्ट लाइन जोड़ दी। व्हाट चेंजेस आई कैन डू। ये कंपनी का CEO पूछ रहा है तुमसे, तुम्हारे जैसे होशियार बालक से, मैं क्या करूं? पहले मैं एक प्रोडक्ट लाइन पे चलता था, अब मैंने एक और जोड़ दी, बताओ क्या करें? हाँ, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे यू हैव टू शिफ्ट, साथ साथ नोट करते जाना, फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू डिविजनल स्ट्रक्चर। आप खुद को FS से DS पे ले आए। अगर ये हम प्रेजेंटेशन बना के आ रहे हैं तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं सर? डिविजनल स्ट्रक्चर इज divisional structure required when new product line is introduced. Divisional structure required when new product line is introduced, or company having more than one product line. अब ये पूछ रहा है भैया प्रोडक्शन मैनेजर, सिट्टू, कह रहा है सर हाउ कैन वी बिकम स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन। हाँ राइट, तो कंपनी का जो CEO है, CEO सिट्टू के जगह CEO बिट्टू। बिट्टू क्या कह रहा भैया? बिट्टू कह रहा है मेक डिविजनल स्ट्रक्चर। ये प्रेजेंटेशन क्या दिखाती है? डिविजनल स्ट्रक्चर इज अपने आप में क्या होती है? सिंगल, वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाता है, जो हमने एडवांटेज में पढ़ा। पहला एडवांटेज
प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब बताओ, अब कुछ एक एक सिंगल लाइन क्वेश्चंस और फिर केस स्टडी। इन विच डिपार्टमेंट, आपको भी बताना है, इन विच स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर पहचानना है। इन विच स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इज इजी। बोलो। नहीं, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम बुक भी है, दुल्हन पिताजी घर पे ही है, चेक कर सकते हो। इजी ट्रेनिंग कहां लिखा है बताओ। नहीं मिला? नशे में रहने वाले बाल को क्या लिखा है? पढ़ मत लेना घर जाके। फंक्शनल स्ट्रक्चर का 6th एडवांटेज क्या लिखा है? कौन देगा जवाब? घर आके मैं जवाब दूंगा क्या? तुम्हारे जगह मैं जाऊंगा क्या? उठने का काम कर रहे हो तुम? जल्दी जाने की लगी रहेगी बस। लिखो कौन सा स्ट्रक्चर सर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट प्रोडक्ट। ये तो आज ही पढ़ा है। अलग हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, यानी अलग मार्केटिंग, अलग फाइनेंस। कौन सा होगा सर? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला ऑल रिलेटेड एक्टिविटी। ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। ये लाइन हमने किस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ी? फंक्शनल स्ट्रक्चर की ये लाइन है। उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, उससे कॉन्सेप्ट में लाइन तुम्हें लिखी मिलेगी। इट अवॉइड डुप्लीकेशन। इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। डुप्लीकेशन तो हम डिविजन स्ट्रक्चर में करते हैं। हाँ, तो एफर्ट और रिसोर्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन बचता है सर। डिवीजन में डबल डबल डिपार्टमेंट नहीं बन जाते, अलग प्रोडक्ट के होते हैं ना, पर वो कहते हैं कि है तो डुप्लीकेशन, हालांकि वो जरूरी है, पर उसको डीमेरिट्स में डाल देते हैं एक तरीके से। अवॉइड करना है हमें वो, है ना। लेकिन फंक्शनल में तो डुप्लीकेशन की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि उसमें तो सिंगल ही डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, एक जो मैंने अभी ऊपर ही तुम्हें समझाया, विच स्ट्रक्चर इज ऑपरेट एज मल्टी फंक्शनल। कौन सा था सर? सर डिविजन स्ट्रक्चर अभी ऊपर ही हमने नोट कर लिया था। सुटेबल फॉर लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। सुटेबल फॉर लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। डिविजनल स्ट्रक्चर है ना। It is difficult to hold particular department. सुन तो लो। It is difficult to hold particular department accountable in case organizational goals are not achieved. एफएस होगा, डिविजनल क्यों बोल रहे हो?
एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल होता है अगर प्रॉफिट नहीं आया। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा तो फाइनेंस को जिम्मेदार ठहराऊं, मार्केटिंग को जिम्मेदार ठहराऊं या प्रोडक्शन को जिम्मेदार ठहराऊं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये डिफिकल्टी है, मैं किस डिपार्टमेंट के ऊपर अपना है ना लॉस का बोझ फोड़ दूं। डिवीजन में तो ये फायदा होता है कि भैया तेरा डिवीजन तेरा लॉस तू जाने, ठीक है। ईच डिवीजन वर्क एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। यहां तो नाम ही आ रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और अलग अलग प्रॉफिट सेंटर मतलब इसका प्रॉफिट लॉस का अलग तरीका, मेरा प्रॉफिट लॉस का अलग तरीका है, ठीक है भैया। क्वेश्चन तुम पहचान ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है। हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे सर, 2-3 क्वेश्चन करने हैं बस। पहला 8 बताओ। जूम कर दूं, जूम। नेम द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोले तो बताया था पिछले लेक्चर में, फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं? फ्रेमवर्क, चार्ट, ओ नलायको स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, कौन सा लेना चाहिए सर, क्यों? सुनो, कंपनी किसमें डील कर रही है? अब कंपनी क्या करना चाहती है? लिखा है ना, हाँ डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। अब किसमें सर? हाँ, होम इंटीरियर और फर्निशिंग्स में, है ना। इसका मतलब क्या है? पहले सिर्फ ऑफिस के बारे में बनाते थे, अब घर के बारे में भी बना रहे हैं। तो ऑफिस के फर्नीचर अलग होते हैं, घर के होम इंटीरियर वगैरह अलग होता है ना। होम इंटीरियर, वॉलपेपर, ये सब चीजें आ जाती है। होम का अलग होता है, ऑफिस एक थोड़ा प्रोफेशनल हो गया। इसका मतलब पहले मैं एक बनाता था, मैं उसे डाइवर्सिफाई कर रहा हूं। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएस, ठीक है। मेन मुद्दा इधर पहचानने का, लिमिटेशन आप कोई भी 2 लिख सकते हैं कि डिविजन स्ट्रक्चर। एक मिनट मेरी आवाज जाती है बहुत इसमें। डिविजन स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं सर? कॉस्टली। दूसरा क्या था? इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, है ना। पिछले लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन दिया था? 16, 15, चलो 16 देख लेते हैं। बताएं। पहला पूछ रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। अब ये मैं सोचना स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं तो भैया ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसे पहचानूंगा? और उससे बड़े जुगाड़ पता है क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा है। आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब नहीं, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कॉन्सेप्ट में प्लानिंग में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, हाँ। स्टाफिंग में पढ़ोगे? नहीं। डाइटिंग में पढ़ोगे? नहीं। कंट्रोलिंग पढ़ोगे? नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है फ्रेमवर्क बताओ। फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर बताओ। और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में पढ़ते हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर हम लिखी बात को भी ना पहचानते तो भी हम इससे पहचान सकते हैं। और दूसरा तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? इस कीवर्ड से क्या पता लगा सर? कौन सा चैप्टर है हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। अब भैया मुझे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है सर? एंड with a framework created by the current which all manager operator task for the from his own organization. ठीक है। करण ने क्या बताया? इधर ध्यान दो। अरे भाई, करण ने क्या बताया है? चार जनों में काम बांट रहा है। एक ही तो बिजनेस है उसका, कौन सा? टूर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर,
और क्या लिख सकते हो, उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क कि उसने किया क्या है, उसने 4 डिपार्टमेंट बांटे, तो तुम तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हो एफएस, हमें बताना है कि एफएस के साथ साथ वो क्या बना रहा है, अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना, राइट। और जो तुम बोल रहे हो ना एफएस या डीएस, वो आंसर किसमें देना है हमें, जो तुम बोल रहे हो एफएस, वो आंसर 3 का है। हाँ, वो कह रहा है जो उसने फ्रेमवर्क बनाया उसमें कौन से टाइप का बनाया, टाइप बनाया एफएस या डीएस। और अगर तुम सेकंड क्वेश्चन में एफएस लिखा है तो थर्ड में क्या लिखोगे, अगर तुम सेकंड में एफएस लिखा है तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखोगे फिर, तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन में मुझे एफएस नहीं लिखना, सेकंड क्वेश्चन में मुझे डेफिनेशन लिखनी है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब आंसर पढ़ के देखो, ये लिखना है, ध्यान समझना आंसर क्या लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, ये आंसर देना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय करण in which all manager are and operating task in his organization। और जो तुम कह रहे हो सर वो एफएस क्रिएट कर रहा है, वो थर्ड का आंसर है मुन्ना, थर्ड का आंसर, समझ गए, बोलो समझ गए सर। एट हो गए, 16 हो गए, एक क्वेश्चन और देखते हैं बस। एटीन, हाँ बताओ, पहले क्या करता था, पहले तो वो था फंक्शनल, और अब क्या करना चाहिए उन्हें, अब डिविजन। पहले फंक्शनल क्यों करना था, क्योंकि सिंगल लाइन प्रोडक्ट है, अब वो डिविजनल में क्यों आ रहे हैं, है ना। और पहले क्या था, सिर्फ पहले तक सिर्फ था क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है, डाइवर्सिफाई इनटू लेदर बैग सेगमेंट। एट प्रेजेंट कंपनी फॉलो, अब वो डाइवर्सिफाई करे तो उन्हें क्या करना चाहिए, अब क्वेश्चन तो आसान है, अब वो कह रहा है डिफरेंस बताओ, डिफरेंस आप तुम यहीं से याद कर लेना। फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, है ना, जियो, मेटल, कॉस्मेटिक, ऐसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वाले की मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, और वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ना। यहां डिफिकल्ट होता है या इजी होता है, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा, और एक डिपार्टमेंट पूरे डिवीजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। हाँ, डिवीजन हेड की तो डिवीजन के ऊपर होगी। यहां स्पेशलाइजेशन किसमें होते हैं, वो यानी आप फंक्शनल में स्पेशलिस्ट होते हैं, और यहां किसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, आप यहां प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, दो क्वेश्चन ऐसे आए जो तुम्हें खुद लगेगा सर ये क्या पूछ लिया, और मुझे पता तुम जवाब दे सकते हो। बोर्ड के क्वेश्चन है, रियल लाइफ, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, सोचो। और दूसरा क्वेश्चन पता है क्या है, राइट द रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ एरिया। ये बोर्ड के क्वेश्चन है। पहले का वो तुम मुझे बता दो क्या लिखूं मैं, जो मैंने बताया, ठीक है ना। एक और बता देता हूं, मान लो जैसे HUL है, हाँ, अब देखो HUL है, HUL का एक सेपरेट डिवीजन है होम केयर। होम केयर में क्या बनाते हैं वो, विद एग्जांपल लिखना है ना एग्जाम में, तो अब मैं इसके एग्जांपल लिखूंगा। होम केयर में सोप, पाउडर, टेल्कम पाउडर वगैरह, स्क्रब,
फेस वॉश एटसेट्रा, ठीक है, जो घरों में चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक HUL लिख दिया, एक HUL का दूसरा केयर है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में क्या आ गया? हेयर केयर, कॉस्मेटिक, ठीक है, डिओड्रेंट, कॉस्मेटिक। फिर HUL का एक डिवीजन है आपका फूड डिवीजन। फूड डिवीजन में आती है आइसक्रीम, है ना, जूस वगैरह आ जाते हैं। एक HUL का डिवीजन है आपका अदर, जैसे एग्रीकल्चर टाइप। अदर में क्या आ गया आपका? केमिकल, फर्टिलाइजर, सीड, है ना, प्लांटेशन भी करता है HUL, है ना, पेस्टिसाइड वगैरह एटसेट्रा। तो मैंने क्या किया? रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ DS दिया। आप रिलायंस भी दे सकते हैं, आप पतंजलि भी दे सकते हैं, है ना। पतंजलि का क्या हो गया? आयुर्वेदिक दवाइयां। पतंजलि का क्या हो गया? घर का सामान वगैरह, आटा दाल चावल, यानी कि FMCG गुड्स। पतंजलि का क्या होगा? तीसरा एक हमारा यही होम केयर, सोप, स्क्रब, अब तो ये भी आता है ना, आप इसका भी दे सकते हैं। ये बताओ, ये मजेदार बात, इसमें मुझे पता है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी खलबली मचेगी। मेरे को तो पता लगता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब जैसे रिलायंस की बात करता हूं, तो रिलायंस में क्लोथिंग के अंदर कौन घुस रहा है? रिलायंस में क्लोथिंग जैसे कि एरिया है, क्लोथिंग के अंदर कौन घुस रहा है? ना 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 ना, यहां एरिया का मतलब है ज्योग्राफिकल एरिया। ये चलो हिंट देता हूं, हिंट, एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल बेसिस, ज्योग्राफिकल डिवीजन बताओ। मैं बताऊं, हमारे देश में एक इंडस्ट्री है जो फेमस है ज्योग्राफिकल डिवीजन के लिए, और वो है हमारी रेलवे। अब रेलवे तुमने देखा होगा, हम जहां रहते हैं, हम रहते हैं नॉर्दर्न रेलवे में, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, और MP वाले रहते हैं, है ना, मिडिल उसमें, है ना। तो उन्होंने रेलवे ने पता क्या, रेलवे ने ज्योग्राफिकल 5 डिवीजन बना रखे हैं। पहला डिवीजन देखो नॉर्दर्न रेलवे, दूसरा डिवीजन बताओ साउदर्न रेलवे, तीसरा डिवीजन वेस्टर्न, ठीक है मुन्ना, चौथा डिवीजन ईस्टर्न रेलवे, और पांचवा डिवीजन सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल डिवीजन, है ना। समझ में आ रहा बात? राइट। हिंदी में लिखते हैं उत्तर रेलवे, उरे, ट्रेन में जाके लिखा था हिंदी में उरे उरे, उरे उरे क्या है? उत्तर, है ना। साउथ को दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य रेलवे। जब तुम कभी MP की ट्रेन में बैठोगे ना, MP की सड़क जा रही होगी, उसमें लिख रहा होगा मेरे, तो मरे नहीं है वो, क्या है वो? मध्य रेलवे, यानी कि सेंट्रल रेलवे, है कि नहीं बात? साउथ में क्या लिखा होता है? दक्षिण रेलवे, नॉर्थ साउथ, है ना, दक्षिण रेलवे, द मतलब दक्षिण रेलवे। तो ऐसे डिसाइड कर रखा है हिंदी में, है ना। पूरे मतलब, है ना, पूरब रेलवे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमें तो हिंदी में लिखना नहीं है आपको। ये ऐसे वो है केस जो एग्जाम में आए, बच्चा बेचारा अपने मन से लिखता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फंस गया। पहले में तो किसी ने HUL लिख दिया, किसी ने पतंजलि लिख दिया, किसी ने रिलायंस लिख दिया, किसी ने टाटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल गए। दूसरे में दिक्कत है, दूसरा अगर जब क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को समझ में आया, बच्चे ने लिखा, बच्चे जैसे ये कह रहा है कि सर एक के अंदर कितना होगा, मैं कहां लिखूं, ये लिखूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो CBSE ने भी दिया, और वो सेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये था आपका DS और FS, उससे क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया।